तो चलो बच्चों, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, ये क्वेश्चन जो है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन एन आर्म मीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है ना। तो आर्म मीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें रिकॉल करना पड़ेगा, तो उनमें क्या डिफरेंसेस है। हालांकि यहाँ पे 2 ही डिफरेंस पूछा है, बट आप जो है पूरा इसको रिमेंबर करके रखो। अगर 2 पूछा, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पूछेगा, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 आपको डिफरेंसेस लिखने पड़ सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लें क्या क्या है आमीटर एंड वोल्टामीटर। ठीक है, तो फर्स्ट आप इसको रफ में रिकॉल कर लेना। ठीक है, लिखने से पहले आप इसको इसको रफ में रिकॉल कर लेना। तो अमीटर क्या होता है? तो अमीटर जो है एक डिवाइस है। ठीक है, अमीटर इज अ डिवाइस, और ये डिवाइस क्या करता है? इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इट इज अ डिवाइस। फिर इसमें क्या आएगा? करंट आ जाएगा। इट इज यूज टू मेजर द करंट। तो फर्स्ट हम लोग इसको फ्रेम कर लेंगे। अच्छा, अमीटर जो होता है इसको हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अमीटर से जो करंट आएगा, करंट थ्रू अमीटर इज ऑलवेज लेसर देन द एक्चुअल करंट। ठीक है, अगर हमें अमीटर का करंट या एक्चुअल करंट को सेम करना है, तो रेजिस्टेंस को, अमीटर रेजिस्टेंस को लगभग जीरो करना पड़ेगा या नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब आपको लगेंगे कि रफ में जब आपने इन सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर लिया, अब आपके लिए आंसर लिखना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो फटाफट अब इस पे इसको डिटेल में लिख देना है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे अमीटर। तो अमीटर है क्या? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ना, नंबर 1। नंबर 2, ammeter is connected in series, ठीक है। थर्ड, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर हम एक्चुअल करंट निकाल रहे हैं तो एक्चुअल करंट क्या होगा? इट इज V बाई R। बट करंट थ्रू अमीटर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा? V अपॉन अमीटर का भी रेजिस्टेंस हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू बढ़ गया, और ये वैल्यू बढ़ने से एम्पियर के थ्रू करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो रीडिंग अमीटर से आएगा, अमीटर से जो रीडिंग आएगा वो ऑलवेज लेस देन होगा ट्रू वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, ये डिफरेंस लिख सकते हो। फोर्थ, अगर हम आर का वैल्यू लगभग जीरो कर दे, आर का वैल्यू जीरो कर दे, तो एक्चुअल करंट और जो अमीटर से करंट आ रहा है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, सो आई एक्चुअल इज इक्वल टू आई अमीटर। ठीक है, नाउ फिफ्थ पे हम जाते हैं। अगर हम गैल्वेनोमीटर ले लें और गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। इस रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ से आई करंट इंटर हुआ, गैल्वेनोमीटर में आई जी करंट इंटर हो गया। सो अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो इस वायर में करंट क्या होगा? आई माइनस ऑफ आई जी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो शंट है ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल होगा तो जो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ होगा वही वोल्टेज डिफरेंस यहाँ होगा, क्योंकि जब भी पैरेलल सर्किट्स होता है तो वोल्टेज सेम होता है। करेक्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज दोनों का सेम होता है। इसमें वोल्टेज निकालोगे कैसे? तो ये हो गया करंट, ये हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज थ्रू शंट इज आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। राइट, तो मुझे ये निकालना है कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, मीन शंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस ऑफ आई जी। ठीक है, तो आप इतना अगर डेटा आमीटर में लिख देते हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप कोई भी 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पिक कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? फर्स्ट, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वोल्टामीटर को नॉर्मली हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सर्किट में इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, थर्ड, ऑब्वियसली जो रीडिंग वोल्टामीटर से आएगा, वोल्टेज का जो रीडिंग वोल्टामीटर से आएगा, ठीक है, वो एक्चुअल रीडिंग से ऑलवेज लेस रहेगा। ठीक है, फोर्थ, अगर सपोज गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो इन सीरीज ग्रुपिंग। सपोज यहाँ से आई करंट ट्रांसफर हो रहा है, तो व्हाट इज वोल्टेज? तो वोल्टेज इज इक्वल टू दैट इज आई इंटू आर प्लस ऑफ जी। तो यहाँ से मैं V बाई आई माइनस ऑफ जी इज इक्वल टू आर। तो अगर मैंने
इतने अमाउंट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर, ये वोल्टा मीटर बन जाएगा। ठीक है, चलो तो इतने पॉइंट्स अगर आपने लिख दिया वोल्ट मीटर में तो काफी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लो फर्स्ट। तो जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस आएंगे ना तो उसमें क्या क्या फॉर्मूला लग सकते हैं, तो चलो एक फॉर्मूला का लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे। तो फर्स्ट इसमें तुम्हें समझना होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन मींस ऐसा मोशन विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, सो मोशन विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आर कैपिटल लिखा है तो मैं स्मॉल लिख देना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऐसा पीरियोडिक मोशन जहां पे कोई कंस्ट्रेंट ऐड हो जाए, कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐड हो जाए कि ठीक है वाइब्रेशन हो रहा है, मोशन पीरियोडिक है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है प्लस ए से लेकर के माइनस ए तक। तो अगर कहीं भी कंडीशंस या कंस्ट्रेंट या बाउंड्री ऐड हो जाए ना तो वैसे मोशंस को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि कंस्ट्रेंट पीरियोडिक मोशंस, पीरियोडिक मोशन उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी हो सकता है जब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए, साथ साथ रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, लाइक अ पेंडुलम। तो पेंडुलम में क्या होता है, तो पेंडुलम में हमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हो, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हो। ठीक है, और ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप यहाँ से इस बॉल को रिलीज करोगे तो ये मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेगा। इसका मतलब है यहाँ पे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगुलर एसएचएम, ये हो जाएगा एंगुलर एसएचएम, ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, है ना। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग, तो ये मीन पोजीशन है, इसको आप पुल करो और फिर रिलीज कर दो। तो जब रिलीज करोगे तो ये स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर एसएचएम, ये लीनियर एसएचएम का प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब भी एसएचएम का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या क्या लगेगा कि लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन क्या होगा। सो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम में है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स इज इक्वल टू ठीक है ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ए इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये मैंने लिख दिया है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी, और ये हमने क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी का वैल्यू यहाँ रख दो, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तुम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, ये होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ पे के का वैल्यू रखोगे ना तो जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है तो क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया टोटल एनर्जी। तो ये सारे एसएचएम के बेसिक्स है ना। तो अगर तुम्हें ये बेसिक्स क्लियर है तो फिर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर मैं न्यूमेरिकल पे आऊँ तो देखो यहाँ पे क्लियर वो बोल रहा है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन में है इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है एक्स का वैल्यू जो होगा, एक्स इज ए बाई थ्री, एक्स इज ए बाई थ्री। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो तुम्हें ये देखना होगा इसमें आउटपुट क्या है इनपुट क्या है। तो जो पहले आ रहा है ना ये इनपुट है, ठीक है, और जो बाद में आ रहा है ये आउटपुट है। इसका मतलब है हमें आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का रेशियो।
तो आउटपुट क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स बाई ए का वैल्यू यहाँ से तुम निकाल सकते हो, एक्स बाई ए इज 1/3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 इज 8/9 इज दी। ठीक है, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर तुम ये सारे बेसिक्स जानते हो तो इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो तुमसे सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को लेने के पीछे का बेसिक पर्पस ये है, इंपॉर्टेंट भी है, और साथ साथ इस तरह के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे इस बेसिक से सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत। तो चलो बच्चों हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 12th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। बोर्ड में आपने देखा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चंस आते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो सबसे फेमस थ्योरम है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूछा जाता है। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आएगा तो वो 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम रहेगा तो वो 4 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिराइव करने में काफी डिफिकल्टी फेस होता है, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान देकर के सुनना। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये बिलोंग करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक्स क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, विच अपोज, विच अपोज, which oppose the uniform, which oppose the state of uniform rotation, uniform rotation, uniform rotation। ठीक है, सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हाई हो गया तो इसका क्या मतलब है, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी को रोटेट करना बहुत डिफिकल्ट है, और अगर वो मोशन में है, रोटेशन में है, तो उसको स्टॉप करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे जितने भी स्टेशनरी इंजन्स होते हैं उसमें हम फ्लाईव्हील यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्लाईव्हील यूज करने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है तो इसका मतलब है इट्स डिफिकल्ट टू रोटेट द बॉडी, डिफिकल्ट टू रोटेट द बॉडी। ठीक है, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो है तो आप समझ पा रहे हो क्या होगा। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू रोटेट द बॉडी, और मैं इसमें ऐड कर देता हूं, और इफ बॉडी is in rotation, rotation, then it is difficult to stop, then it is difficult to stop, difficult to stop। ठीक है, ओके, तो ये सारे बेसिक्स है। नॉर्मली मैं वैसे बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिनका थोड़ा सा है ना फिजिक्स में अभी टच नहीं है, और बहुत दिनों के बाद फिजिक्स पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन नजदीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा और उस आंसर को अगर तुम प्रैक्टिस भी कर लोगे तो जाकर के एग्जाम में भूल जाओगे, इसलिए थोड़ा आपको उसका बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज के लिए निकाला जाता है। जैसे डिस्क्रीट बॉडी की बात कर ले, डिस्क्रीट बॉडी का मतलब है एक बॉडी को हम लोगों ने मासेस में डिवाइड कर दिया है, M1 M2 M3 M4 में, जैसे एक टेबल पे डिफरेंट डिफरेंट मास रखे हुए हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी को तुम लिखते हो समेशन MI RI स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 से लेकर से n तक फॉर डिस्क्रीट बॉडी। लेकिन अगर कंटिन्यूअस बॉडी की हम बात करें, कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब क्या है, पूरा बॉडी, उसको तुमने कट नहीं किया है, उसको कट नहीं किया है, कंप्लीट बॉडी। तो अगर कंटिन्यूअस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये हो जाता है, इसके लिए हमें ये एक ऐसा कंटिन्यूअस सिस्टम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट लेना पड़ेगा, ये है से P पॉइंट, और इस बॉडी का स्मॉल मास हम dm ले लो। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो जब ज्वाइन करोगे तो ये जो डिस्टेंस है वो r हो जाता है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू dm। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू dm, ऐसे निकालते हैं हम कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको इसके लिए एक रूल बताया था, 5 नंबर कॉन्सेप्ट। जब भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना, जैसे अगर मैं एक रॉड ले लूं
तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पार्ट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो सपोज ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये सेंटर ऑफ मास होगा, और एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए ना तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इज ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12। तो हर एक बॉडी का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा। उसके लिए तुम ये ट्रिक लगा सकते हो, आर डी एस। ठीक है, आर फॉर रॉड, आर फॉर रॉड, फिर आर फॉर रिंग, ठीक है, डी फॉर डिस्क, एस फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, देन एस फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, देन एस फॉर स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो अगर मैं रॉड के लिए बात करूं, तो जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, जो रिंग के लिए हम लिख सकते हैं टू सेंटर ऑफ मास इज mr स्क्वायर। डिस्क के लिए अगर हम लिखूं तो आई सेंटर ऑफ मास इज mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की अगर हम बात करें तो आई सेंटर ऑफ मास इज mr स्क्वायर बाई 2। सॉलिड स्फीयर की बात करें तो आई सेंटर ऑफ मास इज 2/5 mr स्क्वायर। स्फेरिकल शेल के लिए आई सेंटर ऑफ मास इज 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आपको ये डेटा क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब आपके बेसिक्स बन गए हैं, अब हम इस क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम डिराइव करेंगे अब। तो चलो, हमें क्या है, सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है ये लिखना है, और फिर उसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे करता हूँ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को तुम ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए जैसे मैंने अभी जस्ट एक रॉड लिया था, रॉड, और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं ना कहीं यहाँ है। ठीक है, और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो जस्ट मैंने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास इज ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अब तुम क्या करो, एक एक्सिस और लो, वन ऑफ इट्स जो इसके एक एंड से पास हो रहा है, ये एक्सिस जो इसके एक एंड से पास हो रहा है ना, जैसे ये पेन है तो पेन का सेंटर यहाँ हो गया, और एक एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है ऐसे, एक एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, दूसरा एक्सिस ऐसे पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दो एक्सिस आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप एल ले लो, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा l/2, और ये क्या होगा l/2। ठीक है, इसको मैं a ले लेता हूँ, a। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, तो I का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि जब दो एक्सिस पैरेलल हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया when axis is passing through one of its end of the body is I is equals to I center of mass plus ma square, I center of mass plus ma square। ठीक है, तो ये तुम स्टेट एंड प्रूफ है ना, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ये डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ सो आई सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी हमें दिया हुआ है ml स्क्वायर बाय 12, एम ए का वैल्यू क्या है, इस l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4, एलसीएम क्या होगा 12, ml स्क्वायर 4 3 जा 12, 3 प्लस 4 3 प्लस 1 4 ml स्क्वायर बाय 12, 4 का टेबल 3 टाइम्स, तो ये क्या होगा ml स्क्वायर बाय 3। ओके, तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान में रखना है, साथ साथ आपको ये एग्जांपल भी लिख देना है। डेफिनेशन लिखना बहुत ही सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया when axis is passing through one of its end of the body is equals to moment of inertia through center of mass plus mass of the body and the distance of center of mass from that axis, that is a का स्क्वायर। ये आपको डेफिनेशन में लिख देना है। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रूफ पे जाते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक कंटिन्यूअस सिस्टम यहाँ पे लेना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बॉडी ले लिया। अब इसका सपोज सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ले लो आप रैंडमली, तो सपोज इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। ठीक है, एक एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है ना, इसका इस बॉडी का एक एंड हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, एक एंड हम यहाँ ले लेते हैं, इसको ऐसे हम ड्राइंग करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस मैं आपको दे दूंगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यही ए था ना हमारा। नाउ वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आई जी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सपोज इस बॉडी का जो स्मॉल एलिमेंट हम ले लेते हैं, स्मॉल मास, ये कहीं ना कहीं ये डीएम है, और है ना जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट मैं ओ ले लेता हूँ और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये डिस्टेंस मैं ए ले लेता हूँ, और यहाँ से एक हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करेंगे अभी, ठीक है, इसको एक्सटेंड करो और इसे एक्सटेंड करो, ठीक है, तो ये पॉइंट है, अगर ये सी है तो आप इसको क्यू भी ले सकते हो, इसको क्यू ले लो, क्योंकि पी है तो इसको क्यू ले लो। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डीएम होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज आर फ्रॉम दिस एक्सिस, ये डिस्टेंस क्या है इस मास का, ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर इंटू इंटू डीएम, क्यों, क्योंकि हमने स्मॉल मास लिया है डीएम। अच्छा, अब हम ओपी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये ओपी को ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज ओ क्यू प्लस पी क्यू, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ओ क्यू स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू डीएम। अच्छा, फिर हम ओ क्यू को ऐसा लिख सकते हैं, ओ सी प्लस सी क्यू, ओ सी प्लस सी क्यू, है ना, सो इंटीग्रेशन ऑफ ओ क्यू इज ओ सी प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इंटू क्या होगा डीएम, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर निकालो, सो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस पी क्यू स्क्वायर इंटू क्या होगा डीएम, इंटू डीएम, ठीक है। अब आप इसको सेपरेट, नाउ आफ्टर दिस स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ पे सी क्यू प्लस पी क्यू, सी क्यू प्लस पी क्यू, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, तो देखो सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर को हम पी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ सी इंटू सी क्यू, और इंटू क्या हो जाएगा डीएम, ठीक है, इंटू डीएम हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सेपरेट कर लूं, ठीक है, अगर मैं इसको सेपरेट कर लूं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओ सी स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन पी सी स्क्वायर डीएम प्लस, अच्छा ओसी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इट्स अ कांस्टेंट डिस्टेंस, तो टू भी कांस्टेंट है एंड ओसी भी कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकालो, टू ओसी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी क्यू डीएम, ठीक है, तो ओसी की जगह पे ए रख दो, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, क्योंकि डीएम का इंटीग्रेशन एम हो जाएगा और ये कांस्टेंट है, तो एम ए स्क्वायर, फिर पी विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसका मतलब है सी क्या है, सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस जो पास हो रहा है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई जी, है ना, और ये हो जाएगा आई, दैट इज आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस आई जी, ये तो कांस्टेंट है, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही हमारा रेफरेंस है तो उसके रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्मूला को डिराइव कर दिया, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नॉलेज के लिए हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, हो सकता है तुमसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पूछ दे, तो थोड़ा हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, मैं एक अपडेट दे दूं कि जिन बच्चों ने, जैसे ये जो है मेरा पार्ट 5 है पूरे वीडियो का, अभी जो 17 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये सेशन में बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो जिन बच्चों ने अभी तक जैसे ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा, 3 नहीं देखा, 4 नहीं देखा, तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया है, तो आप पेन पेपर लेकर के वो वीडियोस जरूर देखना, और उसमें जो भी डेटा है उसको नोट डाउन करना, उस क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस करना, और हालांकि कोई किसी भी पार्ट में कोई रिलेशन नहीं है, आप कभी भी कोई पार्ट दे सकते हो, पार्ट आप देख सकते हो, तो पार्ट 5 अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आएगा 6, 7, 8, तो जब तक मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर लिया है, तब तक मैं ये वीडियोस बनाता रहूंगा। हाँ, लेकिन क्योंकि 17 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो मैं अपना वीडियो लगभग 15 तक कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है, तो आज है 12 फरवरी, तो 3 डेज और है मेरे पास, जहां पे मैं न्यूमेरिकल्स और भी क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो जिन जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं, कर दो यार, बड़ा मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, ठीक है, मैं दिन भर से इस क्लासरूम में हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए कि आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा चला जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, तो इसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा ऑरिजिन, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई आई एम टेकिंग आई जेड, क्योंकि ये से बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है,
तो दिस आई जेड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एंड प्लस वाई। ठीक है, इस थियरम को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये समझना बहुत आसान है कि अगर हम एक्स वाई प्लेन में कोई बॉडी को रख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मुझे इस बॉडी को रोटेट करना है, तो मुझे जेड के लॉन्ग ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जो जेड का जो इफेक्ट आएगा वो एक्स वाई प्लेन पे पड़ेगा। तो ये जेड का इफेक्ट इज इक्वल टू इफेक्ट ऑन एक्स प्लस इफेक्ट ऑन वाई। इसको तुम ऐसे ध्यान में रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिंग की बात करूं, रिंग, तो मैं यहाँ पे एक रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया रिंग। ठीक है, और सपोज जेड एक्सिस यहाँ से, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये आई जेड हो गया, इधर मैं आई एक्स ले लेता हूँ और इधर मैं आई वाई ले लेता हूँ, आई वाई ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो व्हाट इज आई जेड? तो अभी जस्ट हमने देखा रिंग के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर। और क्योंकि एक सिमेट्रिक बॉडी है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी है, तो सिमेट्रिक बॉडी के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अलॉन्ग होगा वही वाई के अलॉन्ग होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आई एक्स का वैल्यू बताओ, सो आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, आई एक्स इज एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आपको इस पूरा टॉपिक ये समझ में आ चुका होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक्स क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका डेरिवेशन का पार्ट है। डेरिवेशन के लिए आपको इसको 2-3 टाइम्स लिख करके डेरिवेशन का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा।